Good morning, students. Today we will discuss topic formation method of alkane या preparation method of alkane. प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन, एल्केनों के निर्माण की विधियां। अब देखो एल्केनों के निर्माण की विधियां कौन कौन सी हैं। एल्केनों के निर्माण की विधियां आज हम इस टॉपिक पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एल्केन निर्माण के कौन कौन से मेथड होते हैं। एल्केन निर्माण के बहुत सारे मेथड हैं, ध्यान रखिएगा। मैं कुछ मेथड्स के बारे में बता रहा हूँ, जैसे फ्रैंकलिन मेथड हो गया, ठीक है, और ये बता देता हूँ क्योंकि हम यहाँ डिस्क्राइब करेंगे एक को। फ्रैंकलिन मेथड हो गया, इसके अलावा हमने कहा ग्रिग्नार्ड विकर्मक के द्वारा भी हम एल्केनों का निर्माण कर सकते हैं। जब ग्रिग्नार्ड विकर्मक की सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों से क्रिया करवाई जाती है तो एल्केन फॉर्मेट होते हैं। इसके अलावा पॉलीहाउस एल्केन संश्लेषण, इसके अलावा क्या हो गया मोनोकार्बोनिक लवणों के क्षार धातु लवणों के बीकार्बोक्सिलन से, वहां से भी किसका निर्माण किया जा सकता है, एल्केन का निर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के क्षार धातु लवणों के सांद्र जलीय विघटन में वैद्युत अपघटन करवाते हैं, इसको कहा जाता है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, और इसके द्वारा भी एल्केन निर्मित होती है। तो कोल्बे विद्युत अपघटन संश्लेषण हो गया, बीकार्बोक्सिलीकरण प्रक्रिया होगी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के क्षार धातु लवणों के बीकार्बोक्सिलन से, यानी अम्ल जो समूह होंगे, जो एसिड्स होंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के बीकार्बोक्सिलीकरण से, कोल्बे विद्युत अपघटन संश्लेषण से, ग्रिग्नार्ड विकर्मक के द्वारा, फ्रैंकलिन विकर्मक के द्वारा, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से, क्लीवेंशन अपचयन द्वारा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एल्किल हैलाइडों के अपचयन से, या हेलो एल्केन का अपचयन करवाएंगे तो भी एल्केन प्राप्त होगी। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, उनके हाइड्रोजनीकरण से भी हम प्राप्त कर लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन्स को। वुड सिंथेसिस हो गया, पॉलीहाउस एल्केन सिंथेसिस हो गया। तो पॉलीहाउस एल्केन, तो टोटल हमने देखा ये सभी के सभी क्या है, एल्केन निर्माण की विधियां हैं, और इन एल्केन निर्माण की विधियों को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। चलो फर्स्ट हम दूसरा ले लेते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजनीकरण से। असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजनीकरण से। असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजनीकरण से देखिएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे जिनमें कार्बन श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं के मध्य बहुबंध मल्टीपल बॉन्ड, द्विबंध या त्रिबंध की उपस्थिति पाई जाती हो, यानी जो अनसैचुरेटेड होते हैं। क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में ओलेफिन्स आते हैं और एल्काइंस को शामिल किया गया है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी बहुआवर्त रखने वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन का जब उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है तो हाइड्रोजनीकरण करवाने पर इनमें उपस्थित बहुबंध का अपचयन हो जाता है, और इनके अपचयन पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन्स की प्राप्ति होती है। तो इसमें एक असंतृप्त क्रियाकारक संतृप्त उत्पादनों में परिवर्तित हो रहा है। वास्तविक रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सी अभिक्रिया देंगे, तो इनके अंदर जो हाइड्रोजन समूह आ रहा है, इनका जो हाइड्रोजनीकरण करवाया जा रहा है, तो वास्तविक रूप से क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन चाहे वो एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, वो कौन सी अभिक्रिया देते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजनीकरण से इनको प्राप्त किया जा सकता है। एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे कॉमन एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लिया हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2,
ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? हमने लिया कार्बन कार्बन क्रियावन वाला, क्या हो गया एथीन, 2 कार्बन का। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एथीन का हमने हाइड्रोजनीकरण करवाया, तो उत्प्रेरक हमने लिया प्लेटिनम। प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब इसका हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, ध्यान रखिएगा कौन कौन से उत्प्रेरक काम में ले सकते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का हाइड्रोजनीकरण निकेल, प्लेटिनम अथवा पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना, जब एथीन का हाइड्रोजनीकरण प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं, तो प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन्स की प्राप्ति होती है। यानी 2 कार्बन वाले जिनमें कार्बन कार्बन बहुबंधीय द्विबंध पाया जा रहा है, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, 2 नए सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट होते हैं। यह अभिक्रिया मैंने बताई थी कि जहाँ एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता हो, 2 नए सिग्मा बॉन्ड बनते हो, वे अभिक्रिया योगात्मक होती है। और विलोपन अभिक्रियाओं में 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं लेकिन नया पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है। तो योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं एक दूसरे के परस्पर क्या होती है, विपरीत अभिक्रियाएं, अपोजिशनल रिएक्शंस है। तो यहाँ हमने कहा कि जो एल्कीन्स होती हैं, एथीन, चाहे वो एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, हमने एल्कीन का एग्जांपल लिया है। जब एथीन जो कि एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स है, जब इसका प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में एथेन की प्राप्ति होती है। इसकी प्राप्ति होती है एथेन। सफिक्स क्या रखें, और यहाँ सफिक्स आ रहा है इन। तो यहाँ एक संतृप्त, ध्यान रखिएगा, जहाँ एक अनसैचुरेटेड, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अनसैचुरेटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक सैचुरेटेड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, यानी असंतृप्त से संतृप्त उत्पाद की प्राप्ति हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल लिया CH से CH डबल बॉन्ड C ये हमने कोई एग्जांपल लिया है, सपोज कीजिए। अब इसका हमें बनाना, हमने कहा कि कोई भी धातु उत्प्रेरक काम में ले सकते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन एल्काइनों का धातु उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करवाने पर संतृप्त उत्पाद के रूप में या संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन की प्राप्ति होती है। अब धातु उत्प्रेरक हमने निकल ले लिया, तो निकल धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, तो यहाँ कार्बन कार्बन द्विबंध का, ध्यान रखिएगा, केवल कार्बन कार्बन द्विबंध का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो कार्बन कार्बन द्विबंध का या हाइड्रोजनीकरण की क्रिया संपन्न होती है, कार्बन कार्बन द्विबंध के अपचयन से किसकी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन की प्राप्ति हो जाती है। CH2C डबल, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन संतृप्त उत्पाद या संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन की प्राप्ति हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमने लिया कंडीशंस। अगर हम निकेल कैसा रहे, फिनरे निकेल काम में ले, यानी सूक्ष्म विभाजित निकेल को अगर काम में ले, तो फिनरे निकेल की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का क्या करवा दिया जाए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का हाइड्रोजनीकरण करवा दिया जाए, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, तो ध्यान रखिएगा। फिनरे निकेल या सूक्ष्म विभाजित निकेल, सूक्ष्म विभाजित निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है, तो उत्पाद संतृप्त हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, परंतु यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, यह अभिक्रिया साबते-सेंडेनेस अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान रखिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का एल्कीनों का एल्केनों में परिवर्तन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में सूक्ष्म विभाजित निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण की क्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाती है साबतीय सेंडेनेस अभिक्रिया। यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, इसी समय कहलाएगी अभिक्रिया, तब अभिक्रिया कहलाती है सेबेटियर सेंडेनेस रिएक्शंस। हिंदी में मैं लिखूं तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, सूक्ष्म विभाजित रहने निकल की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजनीकरण की क्रिया साबतीय सेंडेनेस अभिक्रिया कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
ये अभिक्रिया साबात्य सेंडेरेंस नहीं होगी जब तक सूक्ष्म विभाजित निकल का प्रयोग नहीं करेंगे तो अभिक्रिया साबात्य सेंडेरेंस नहीं होगी। ओके, ये भी हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, मान लीजिए आपने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन का नाम लिया RC ट्रिपल बॉन्ड Cr, ये कोई एल्काइन है। अब इस एल्काइन का आपने निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करवा रहे, तो ध्यान रखना सिंपल धातु निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे तो अभिक्रिया साबात्य सेंडेरेंस नहीं होगी। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, ये हो जाएगा RCl डबल बॉन्ड CH। ओके स्टूडेंट्स, यानी एल्काइन का किस में अपचयन हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन का हाइड्रोजनीकरण पर परिवर्तन किस में हो जाता है, एल्कीन में, और फिर एल्कीन का पुनः धात्विक उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करवा दिया जाए तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की प्राप्ति हो जाती है CH2 प्राप्त हो जाता है। अंतिम उत्पाद प्राप्त क्या हो जाएगा, एल्केन। और कंपाउंड फॉर्म में कौन सा लिया था हमने, एल्काइन। एल्काइन से क्या प्राप्त हुई थी, एल्कीन से एल्केन। ओके, तो ये फर्स्ट मेथड हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजनीकरण से किसकी प्राप्ति होती है, एल्केन्स की प्राप्ति होती है। सेकेंड मेथड हम काम में लेते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा भी किसकी प्राप्ति हो सकती है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा भी किससे प्राप्त कर रहे हैं इसको, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे प्राप्त करेंगे देखते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन की प्राप्ति हो सकती है अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक जैसे वाटर, एमीन्स, अमोनिया इत्यादि से करवा दी जाए। एल्कोहल हो सकता है, तो एल्कोहल, अमोनिया, एमीन्स, हाइड्रोजन युक्त कंपाउंड यानी वाटर हो गया। तो सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करवाने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन्स की प्राप्ति होती है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक कौन कौन से हो गए, जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन पाया जाएगा। तो उसके अंदर हम लिख सकते हैं कि एक्टिव हाइड्रोजन युक्त कंपाउंड में नॉर्मली ज्यादा एग्जांपल नहीं देंगे। एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स में हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है, H2 हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, RnH2 कोई 1 डिग्री एमीन हो सकती है, 2 डिग्री एमीन भी हो सकती है, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन। ओके, एक्टिव हाइड्रोजन। और क्या हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, ROH। ये सब क्या है, एक्सेप्ट्रा। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये सभी एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड है। और इन एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड की जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्चुअल में होता क्या है, विक्टर ग्रिग्नार्ड वाला 1900 में बनाया गया था RMGX क्या कहलाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। जब इनकी क्रिया RMGX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवाते हैं तो हाइड्रोकार्बन एल्केन की प्राप्ति होती है। देखते हैं कौन कौन से कंपाउंड्स हो सकते हैं, वो आप देखते हैं आगे चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से कंपाउंड्स यहाँ पाए जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जैसे हमने लिया RMGX और RMGX की क्रिया हमने करवा दी वाटर से, H2O से। जब इसके H2O से क्रिया करवाएंगे तो क्या निकल जाएगा, MgOH। क्या बचा, एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड है, क्या बना
RH, तो RH मीन्स एल्केन प्राप्त हो गई हमें, और साथ में क्या प्राप्त हुआ, MgOHX को प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। अगर विन्यास विकर्मक की क्रिया किससे करा दें, RMGX, हमने एग्जांपल काम में लिया मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड CH3Mg क्रिया, इसकी क्रिया हमने अमोनिया से करवा दी, यानी NH2X सक्रिय हाइड्रोजन कंपाउंड है, क्या निकल गया, MgBrNH2 निकल गया, कंपाउंड क्या बना, CH4 मैथेन, जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन है, मैथेन की प्राप्ति हुई, साथ में क्या प्राप्त हुआ, MgNH2। ओके स्टूडेंट्स, हमने काम में लेके इसी की क्रिया करवाई। अगर मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड जो ग्रीनियर रिएजेंट है, कोई भी ले सकते हैं, एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड भी ले सकते हैं, मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड या मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड ले लिया अपने पास। मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की क्रिया किससे करवा दी, RMGX की क्रिया हमने करवा दी एल्कोहल से, C2H, कोई भी एल्कोहल लिख सकते हैं, ROH कॉमन एग्जांपल लिया, तो ROH से क्रिया करवाए तो क्या बाहर निकल जाएगा, एल्कोहल से क्रिया करवाने समूह बाहर चला गया, इसको एग्जांपल चेंज करके ले सकते हैं RMGX से। अगर ग्रीनियर विकर्मक RMGX की क्रिया हमने किससे करवाई, एल्कोहल से करवा दी, तो यहाँ कंपाउंड क्या निकल जाएगा, MgX बाहर निकल जाएगा, कंपाउंड क्या बनेगा, RH, एल्केन प्राप्त हो गई, और साथ में क्या प्राप्त हो जाएगा, MgORX को प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। RMGX ग्रीनियर रिएजेंट की क्रिया किससे करवा दी हमने, 1 डिग्री एमीन से करवा दी, मीन्स हमने कंपाउंड काम में कौन सा लिया, NH2, यहाँ क्या निकल जाएगा, सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों से क्रिया करवाने का कंपाउंड क्या बनेगा, एल्केन RH, साथ में बन गया MgX NHR। ओके स्टूडेंट्स, ये प्रोडक्ट बन जाएंगे, एल्कोहल से क्रिया करवा सकते हैं, 1 डिग्री एमीन से क्रिया करवा सकते हैं, अमोनिया से क्रिया करवा सकते हैं, जल से। तो वे समस्त कंपाउंड जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन की प्रेजेंस पाई जाती है, ग्रीनियर विकर्मक के साथ क्रिया करके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन का निर्माण करते हैं। तो इस विधि के द्वारा भी, यानी ग्रीनियर विकर्मक के द्वारा भी हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन की प्राप्ति कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अभी आपने देखा कि किस प्रकार से प्राप्ति की गई। तो ये सेकंड मेथड हो गया। नेक्स्ट मेथड चलते हैं। Always electrolysis method। कॉल्वे विद्युत अपवर्तन संश्लेषण। कौन बोल रहे हैं? मैम एक काम करिएगा, थोड़ा सा लेट कॉल कर सकते हैं 2 बजे के समय में, अभी मेरा कोई लेक्चर पीरियड चल रहा है। हाँ सॉरी स्टूडेंट्स के कोई टेक्निकल इश्यूज, मतलब कॉल आ गई थी, तो उस वजह से मुझे बीच में वीडियो को थोड़ा सा पॉज होगा। देखते हैं आगे क्लास चलते हैं, कंटिन्यूअस करते हैं क्लास को। कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, कोल्वे विद्युत अपवर्तन संश्लेषण। ये कोल्वे विद्युत अपवर्तन संश्लेषण क्रिया क्या है, इसके बारे में देखते हैं। एल्केनों के निर्माण की विधियां चल रही हैं। हम मेथड हमने दिया कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, कोल्वे विद्युत अपवर्तन संश्लेषण। अब कोल्वे विद्युत अपवर्तन संश्लेषण में क्या है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। हाँ, इसके लिए मैं कुछ चॉक्स वगैरह भी यूज कर लेता हूँ, ग्रीन कलर।
कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। देखिएगा कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, मैं कुछ इसकी ट्रिक्स बताऊंगा आपको, विशेषताएं बताऊंगा। इसके द्वारा हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन की प्राप्ति कर सकते हैं। यह जो मेथड काम में लिया जाएगा कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, इस मेथड के द्वारा, इस मेथड का जो यूज होता है सामान्य रूप से वो सममित एल्केनों के निर्माण में होता है, यानी इस मेथड के द्वारा कभी भी असममित एल्केन का निर्माण नहीं किया जाता है। ये इसकी लिमिटेशंस होगी कि कोल्बे विद्युत अपघटन संश्लेषण के द्वारा सममित एल्केनों का ही निर्माण संभव है, परंतु असममित एल्केनों का निर्माण नहीं हो सकता। सेकेंडली, इसके द्वारा कभी भी मीथेन का निर्माण पॉसिबल नहीं है, यानी एल्केन सजातीय श्रेणी का जो सबसे सर्वोत्तम सदस्य है मीथेन, उसका निर्माण इस विधि के द्वारा कभी नहीं होगा। इस विधि में होता क्या है, तो इन दिस मेथड कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, इन दिस मेथड सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, जो संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, तो इस विधि में संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के क्षार धातु लवण, चाहे वो सोडियम लवण हो चाहे वो पोटेशियम लवण हो, तो संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के क्षार धातु लवण यानी सोडियम या पोटेशियम लवणों के सांद्र जलीय विलयन का जब वैद्युत अपघटन करवाते हैं तो एनोड पर उच्चतर एल्केन की प्राप्ति होती है। रिपीट कर रहा हूं, इसको लिख भी देते हैं। इस विधि के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो इस विधि में संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के इस विधि में संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या सोडियम क्षार धातु लवण डाल देते हैं। इस विधि में संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के क्षार धातु लवणों के सांद्र जलीय विलयन का क्षार धातु लवणों के सांद्र जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करवाने पर एनोड पर उच्चतर एल्केन की प्राप्ति होती है। ओके स्टूडेंट्स, इस विधि में क्या होता है, रिपीट कर देता हूँ। इस विधि में संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के क्षार धातु लवणों के सांद्र जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करवाने पर एनोड पर उच्चतर एल्केन की, हायर एल्केन्स की प्राप्ति होती है। ओके, ये विधि होगी कोल्बे विद्युत अपघटन संश्लेषण। अब देखते हैं किस प्रकार से एक एग्जांपल लिया, RCOO के, ये हमें जो कोई संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल था उसका पोटेशियम लवण काम में लिया है, इसके जलीय विलयन को भी काम में लिया, इलेक्ट्रोलाइट के डीकंपोजिशन करवाया, वैद्युत अपघटन करवाया। वैद्युत अपघटन पर किसकी प्राप्ति होगी वो देखते हैं। कंपाउंड क्या प्राप्त होगा, इसके 2 मोल काम में लिए, इसके भी 2 मोल काम में लिए। सॉल्वेंट ध्यान रखना, सांद्र जलीय विलयन बना, तो संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के क्षार धातु लवणों के सांद्र जलीय विलयन का जब वैद्युत अपघटन करवाते हैं, तो वैद्युत अपघटन करवाने पर, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करवाने पर एनोड और कैथोड पर डिफरेंट प्रकार की गैसें प्राप्त होंगी। एनोड पर एल्केन भी प्राप्त होती है, CO2 प्राप्त होगी, जबकि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निष्कासित होगी। देखते हैं, तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा देन क्या निकल गई हो, 2 मोल CO2 भी प्राप्त होंगे, और क्या प्राप्त होगा, KOH के भी 2 मोल प्राप्त होंगे, और साथ में हाइड्रोजन निष्कासित। ये वाला पोर्शन तो चला जाएगा कहाँ, कैथोड पर प्राप्त होगा, और ये वाला पोर्शन होगा वो एनोड पर प्राप्त होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एनोड पर और ये कैथोड पर। अब यहाँ बात करते हैं कि एक्चुअली रूप से जो हमने ये कहा है कि किस प्रकार से क्रिया हो सकती है। देखिए, अब इस क्रिया के ऊपर ही देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं इसकी, क्रिया विधि इंपॉर्टेंट यही है। मैकेनिज्म में चलते हैं। सबसे पहले क्या होगा, इसके सांद्र जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करवाएंगे, तो RCOO के जो कि आयनिक स्टेट में होगा इसमें। अब ये एक्वस सॉल्यूशन है, इसका जलीय विलयन है, तो इस
इसका आयनन होगा, मैकेनिज्म देखेंगे। सबसे पहले पोटेशियम एल्किनोएट जो कि संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक एल्किनोइक अम्ल का एक क्षार धातु लवण है। पोटेशियम एल्किनोएट का जब आयनाइजेशन करवाते हैं, जब यूरियम उसका आयनीकरण होगा तो प्राप्त क्या होगा, RCOO माइनस एंड देन K प्लस आयन। अब चूंकि इसके मैंने 2 मोल लिए थे तो इस पे 2 मोल लेंगे, तो यहाँ एल्किनोइक आयन कितने मोल, 2 मोल, और 2 मोल K प्लस आयन की भी प्राप्त होगी। अब चूंकि नेगेटिव चार्ज आयन कहाँ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जाती है एनोड पर, ये तो जाएगी एनोड और ये जाएंगे कहाँ, ओके स्टूडेंट्स। अब आगे देखते हैं, एनोड की क्रिया देख लेते हैं। एट एनोड या ऑन एनोड, एनोडिक रिएक्शन देख लेते हैं। एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, हम देखते हैं एल्किनोइक आयन जाएंगे RCOO माइनस, हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन पेयर में से ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो क्या इसकी सीधा जाएगी, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉनों का युग्म होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इन 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर देता है तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा इस पर, और उस समय ये क्या करेगा, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज की तरफ व्यवहार करेगा और मुक्त मूलक कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एल्किनोइक आयन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है, बनाता है RCOO एंड देन इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर क्या बच गया, केवल एक इलेक्ट्रॉन बच गया और एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया था। तो यहाँ इसके कितने मोल लिए थे हमने, 2 मोल लिए थे। तो हम ये कह सकते हैं अगर 2 मोल लिए तो हमने इलेक्ट्रॉन कितने रिमूव किए, पूरी स्टेप को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए कितने, 2। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ये चले जाएंगे कैथोड पर, जहाँ पहले से क्या जा चुके हैं, K प्लस आयन। उन K प्लस आयन के द्वारा इनको ग्रहण कर लिया जाए। ओके, क्या बना, ये कहलाएगा एल्केनोएट, ध्यान रखिएगा ये आपके क्या कहलाएगा, एसीटेट मूलक। ओके, यहाँ कंडीशन ध्यान रखिएगा, RCOO माइनस नेगेटिव चार्ज स्पीशीज एल्केनोएट मूलक, एल्केनोइक आयन है। अब इस एल्केनोइक आयन से इलेक्ट्रॉन रिमूव निकाला, चूंकि इसके 2 मोल थे इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन से रिमूव किए गए, तो क्या बनता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज हमें प्राप्त होती है। तो इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज के बारे में बात कर लेते हैं। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, RCOO फ्री रेडिकल, अब ये क्या करेगा, क्योंकि जब एक बार मुक्त मूलक बन जाता है उसके पश्चात समस्त सहसंयोजी आबंधों के विंधन किस प्रकार के होंगे, समान प्रकार के होंगे। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज मुक्त मूलक या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण क्या होगा, इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण आगे होने वाले समस्त सहसंयोजी बंधों के विंधन जो कि विषमांश प्रकार के न होकर के समांश प्रकार के होते हैं, इसलिए इस कार्बन कार्बन बंध का विंधन होगा। बंध का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इस बंध का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पर और एक इलेक्ट्रॉन इस एल्किल समूह के कार्बन पर चला गया। तो ये ऑक्सीजन परमाणु अपना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनिल कार्बन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ प्रयुक्त करके बंध बना लेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो प्राप्त क्या हो जाएगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करेगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और चूंकि इस बंध कार्बन कार्बन बंध का एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ रहा है, ये कार्बन ऑक्सीजन दोनों अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लेंगे, युग्मन, जिससे क्या निकल जाएगा, जिससे CO2 कार्बन ऑक्सीजन के बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डबल है, पहले से पहला सिंगल बॉन्ड था, दूसरा जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की युग्मन से बन रहा है, दूसरा नया सहसंयोजी बंध। तो यहाँ से क्या बाहर निकल गई, CO2। तो जैसे ही CO2 बाहर निकलेगी तो यहाँ से बाहर निकल गई CO2, और जो कि बंध में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले गया था, तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन बचा था वो कहाँ आ गया, एल्किल समूह पर। तो इस एल्किल समूह पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये मुक्त मूल की स्पीशीज होगी। तो किसके कितने मोल लिए थे हमने, 2 मोल, तो यहाँ CO2 के कितने मोल रिमूव होंगे, 2, और एल्किल मोल कितने बनेंगे, 2। अब बने हुए एल्किल मोल क्या करते हैं, परस्पर युग्मन क्रिया करेंगे, कपलिंग रिएक्शन होगी, कपलिंग रिएक्शन होती है, युग्मन क्रिया होती है, दोनों परस्पर क्रिया करेंगे। किस प्रकार से, ये देखिएगा, R फ्री रेडिकल
R फ्री रेडिकल से क्रिया करेगा तो ये अपना युग्मित इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपना युग्मित इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी अपना युग्मित इलेक्ट्रॉन देगा। दोनों के युग्मित इलेक्ट्रॉन के युग्मन से क्या बन जाएगा, एक सहसंयोजी बंध बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले मैंने ये लिया था एरो नोटेशन, इसमें आप विशेष रूप से देख रहे हो ये अर्धशीर्ष वक्र तीर है, और जब भी अर्धशीर्ष वक्र तीर का यूज किया जाता है केवल एक इलेक्ट्रॉन के संचलन को रिप्रेजेंट करता है, और दोनों इलेक्ट्रॉनों के संचलन को दर्शाना हो तो पूर्ण शीर्ष वक्र तीर का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिएगा ये अर्धशीर्ष वक्र तीर है, हाफ फील्ड कर्व एरो नोटेशन, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन का संचलन हो रहा है। ओके, तो हमने ये कहा कि यहाँ से क्या निकल गई, यहां से निकल गया आपके CO2, हम यहाँ लिख देंगे RCO, तो फ्री रेडिकल बंद का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, बंद का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये अपने युग्मित इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर लेते हैं, जिससे CO2 बाहर निकल जाएगी। और ये युग्मित इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यह युग्मित इलेक्ट्रॉन के ग्रुप पर होगा, तो कपलिंग रिएक्शन के द्वारा क्या बनाएंगे, उच्चतर एल्केन, हायर एल्केन्स का निर्माण कर लेंगे। तो एल्केन कहाँ प्राप्त हो रही है, एनोड पर। अब बात करते हैं कैथोड की। कैथोड पर क्या क्रिया होगी, कैथोड, अब कैथोड पर क्या क्या गया है वो देखते हैं। कैथोड पर देखते हैं, कैथोड पर कौन गया, कैथोड पर कौन गए थे, K+ आयन। तो ये जो K+ आयन थे और साथ में क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स, K+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, और साथ में क्या होगा, K+ आयन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन सशक्त किए, साथ में जल भी तो है। तो हम एक एक स्टेप में देखते हैं, बात वही आएगी, 2K+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक K+ आयन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उदासीन पोटेशियम परमाणु बनाएगा। जब 2K+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो न्यूट्रल पोटेशियम कितने मोल प्राप्त होंगे, 2 पोटेशियम धातु प्राप्त होगा। अब ये पोटेशियम क्या करेगा, 2K+, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्योंकि इसमें अपना इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो अगर धनावेशित स्पीशीज इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित होती है तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये बनाएगा आपके पोटेशियम। अगर ये उदासीन होता फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता तो ये नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये धनावेशित स्पीशीज है, अगर आयनिक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उदासीन हो जाएगी। तो 2K+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो 2K, और पोटेशियम धातु की जब जलीय विलयन से क्रिया करवाई जाएगी तो जल का वियोजन किसमें होगा, H+ आयन है, OH- आयन। जल के कितने मोल लिए, 2, तो 2H+ आयन 2OH- आयन, और वो जो 2K+ था वो किससे क्रिया कर लेगा, 2K+ OH- से क्रिया कर लेगा, क्या बनाएगा, 2KOH। और ये H+ आयन एक्चुअली में कौन ग्रहण करता है, ये इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करता है, H+ आयन कन्वर्ट हो जाता है H2 में। तो इस तरह से कह सकते हैं, तो यहाँ क्या हो गया, 2K2H2, ये बना लेगा क्या, 2KOH + H2। अब इस अभिक्रिया को हम देखते हैं, इस अभिक्रिया को हम देखते हैं, अभिक्रिया में क्या हुआ, 2K से कैंसिल हो गया। हम कह सकते हैं जो टोटल अभिक्रिया में लिखेंगे क्या होगी, K+ देन 2H2O देन 2 इलेक्ट्रॉन, तो H2O का H+ OH- में वियोजन, OH- K+ के साथ क्रिया करके बना लेते हैं 2KOH, और 2H+ आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे दोनों और बना लेंगे H2। ये अभिक्रिया संपन्न होती है। ये पूरी अभिक्रिया मैंने बताई, तो ये 2 स्टेप्स लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये क्रिया कर सकते हैं। ये क्रिया होगी कहाँ पर, कैथोड पर। तो कैथोड पर जो क्रिया होती है, 2K+ आयन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले गए थे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले गए थे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले गए थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2K+ आयन और H2O, ये तीनों परस्पर क्रिया कर लेंगे और क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस को निष्कासित कर लेंगे। तो हाइड्रोजन कैथोड पर निष्कासित होगी और एनोड पर एल्केन और CO पर निष्कासित होगी। तो ये था कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आ रहा होगा। मुख्य मूलकों का निर्माण मैंने किया, वो ध्यान रखना सहसंयोजी बंध के समान विखंडन से होता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं अनदर एग्जांपल्स। इसका एक एग्जांपल लिया जो देखिएगा, हमने काम में लिया CH3 COO
सोडियम एसीटेट काम नहीं किया, और इसके सामने जली विलेन का जब विद्युत अपघटन करवाया तो विद्युत अपघटन पर प्राप्ति किसकी हुई, सोल के एग्जाम्पल, तो प्राप्त हुआ एथेन। एनोड पर क्या प्राप्त हो गई, एथेन हाइड्रोकार्बन गैस, क्या निकला साथ में CO2, क्या बना NaOH, और क्या बना H। ओके स्टूडेंट्स, ये क्रिया हो जाएगी कहाँ पर, ये क्रिया हो जाएगी आपकी फोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस का, हमारे एग्जांपल लिया है। अगर मैं सोडियम प्रोपेनोएट लेता तो वहां पर क्या बनती, ब्यूटेन बनती। ओके, यानी केवल समित एल्केनों का निर्माण, एथेन, अभी कार्बन और बढ़ाऊंगा तो 2 कार्बन वाली, उससे भी हायर एल्केन्स प्राप्त होगी। यहाँ कार्बन कितने हैं, या तो 2 है, लेकिन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH3 CH2 COOK, पोटेशियम प्रोपेनोएट का, और इसके सामने जलीय विलेन का जब विद्युत अपघटन करवाएंगे क्रियाविधि यही चलेगी, तो कंडीशंस क्या होगी, ये एल्केन प्राप्त हो रही है ना, तो ये एल्किल ग्रुप बनेगा, तो इसका ह्यूमन करवाने पर कौन सी एल्केन प्राप्त होगी, CH3 CH2 CH2 CH3, यानी C4 एस्टेन प्राप्त हो गई हमारी कौन सी एल्केन, ब्यूटेन। ब्यूटेन में कितने कार्बन, 4, या कार्बन देख लीजिए, एल्किल ग्रुप में 2 कार्बन, यानी जो संतृप्त मोनोकार्बोनिक अम्ल का एल्किल ग्रुप है उससे अधिक कार्बन परमाणु वाली एल्केन यहाँ प्राप्त होती है। इसलिए हम कहते हैं कि इस अभिक्रिया के द्वारा हायर एल्केन्स का निर्माण होता है। साथ में क्या प्राप्त हो गया, 2CO2 then 2KOH plus H2, ये अभिक्रिया यहाँ संपन्न हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपके फोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। नेक्स्ट मेथड की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड जो चलेगा फ्रैंकलिन अभिकर्मक द्वारा। फ्रैंकलिन अभिकर्मक द्वारा फ्रैंकलिन रिएजेंट, फ्रैंकलिन रिएजेंट के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। देखो फ्रैंकलिन रिएजेंट क्या होता है, डाइएल्किल जिंक, डाइएल्किल जिंक क्या कहलाता था, फ्रैंकलिन अभिकर्मक कहलाता है। डाइएल्किल जिंक कॉल्ड एज फ्रैंकलिन रिएजेंट। ओके, तो क्रिया किससे करवानी है, तो फ्रैंकलिन अभिकर्मक द्वारा। जब डाइएल्किल जिंक की क्रिया किससे करवानी है, तो यह काम कर लेते हैं, जब इसकी हेलो एल्केन से क्रिया करवाई जाती है, ठीक है, तो हेलो एल्केन से क्रिया करवाने पर इसका फॉर्मेशन होता है। तो फ्रैंकलिन अभिकर्मक के द्वारा भी हम इस अभिक्रिया का बता सकते हैं। फ्रैंकलिन रिएजेंट का निर्माण होता है, तो फ्रैंकलिन रिएजेंट एक्चुअली में होता क्या है, जेनेरिक्स को निकल जाता है, तो फ्रैंकलिन विधि द्वारा भी या फ्रैंकलिन मेथड द्वारा भी। तो फ्रैंकलिन मेथड क्या था, फ्रैंकलिन रिएजेंट में भी डायरेक्ट जिंक की भी क्रिया करवाने में उससे भी हो सकता है, फ्रैंकलिन मेथड भी काम में हो सकता है। फ्रैंकलिन मेथड क्या है, जब एल्किल हैलाइडों को अक्रिविलाइटों की उपस्थिति में, अक्रिविलाइट में हम ड्राई ईथर काम लेते हैं, अक्रिविलाइट की उपस्थिति में जिंक या यशद्रज के साथ जब गर्म किया जाता है तो क्या बनते हैं, तो उस स्थिति में उच्चतर एल्केन्स की प्राप्ति होती है। जैसे RX, जब एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन को जिंक धातु के साथ, RX की कितने मोल लिए, तो जिंक धातु के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस, अक्रिविलाइट शुष्क ईथर अक्रिविलाइट के निष्क्रिय विलायक का काम करता है, तो शुष्क विलायक शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जो कि अक्रिविलाइट है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हेलो एल्केन्स को जिंक धातु के साथ गर्म करते हैं, ड्राई ईथर के साथ जब गर्म किया जाएगा तो उस स्थिति में क्या निष्कासित हो जाएगा, ZnH2 अलग हो जाएगा, क्या बनेंगे, उच्चतर एल्केन की प्राप्ति के साथ में क्या हो जाएगा, ZnH। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फ्रैंकलिन विधि कहलाती है। तो फ्रैंकलिन विधि के द्वारा भी इसका निर्माण कर सकते हैं। ध्यान रखना, फ्रैंकलिन रिएजेंट अलग है, डाइएल्किल जिंक होता है, ये फ्रैंकलिन मेथड है। तो फ्रैंकलिन मेथड के द्वारा भी या फ्रैंकलिन विधि के द्वारा भी इसकी प्राप्ति कर सकते हैं, उच्चतर एल्केन्स की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अंदर एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स को अक्रिविलाइट की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ गर्म किया जाता है, तो जिंक धातु के साथ गर्म करने पर एल्केन्स की प्राप्ति होती है। ओके, तो ये हो गया फ्रैंकलिन मेथड। उम्मीद करता हूँ
ये अब तक जो मैंने 4 मेथड बताए वो आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ओके।